अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की अपनी क्लास का आगाज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन हमसे एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज नंबर 6.2 तकरीबन पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपसे कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड लेवल पे नस्ट वगैरह में भी बहुत आता है। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। एग्जामिनर कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को देखा करो। क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ln x डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो पहला काम, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर पे आ रहा है तो इसको एक दफा तरीके से लिख देता हूं। देखो, ऊपर क्या है ln x और नीचे क्या मौजूद है, 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कि नीचे डिवीजन में x मौजूद है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट सपोज दुनिया में दो टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही हैं, a डिवाइडेड बाय b, तो भाई आप इसको ऐसे करके भी तो लिख सकते हो ना, a इंटू 1 डिवाइडेड बाय b। बात एक ही होती है। तो हमने यहाँ पे भी यही काम करा है कि भाई a डिवाइडेड बाय b का मतलब क्या होता है बेटा, a डिवाइडेड बाय b का मतलब होता है कि a ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और b नीचे डिवाइड हो रहा है। तो भाई इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, a इंटू 1 बाय b की फॉर्मेट के अंदर। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब जरा बात को समझिएगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूं, लेट सपोज मैं एक बेसिक सी बात करता हूं, अगर मुझे ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कैसे सॉल्व होगा कि देखो, जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको हम लोग एक वेरिएबल के ऊपर सपोज करवाएंगे और फिर सिंपल तरीके से उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड देन उसको वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और लास्ट के अंदर वापस वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड, कभी भी क्वेश्चन अगर नॉर्मल तरीके से सिंपल एमसीक्यूज लेवल पे आ रहा है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है कि भाई ln x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, ln x की पावर 1 है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, हम शॉर्टकट के ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना है। अगेन, जब हम एप्टीट्यूड लेवल पे क्वेश्चंस पढ़ाते हैं बच्चे को, तो वहां पे हम शॉर्टकट्स के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं। तो एप्टीट्यूड का न्यू बैच अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है, तो काइंडली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी व्हाट्सएप डिटेल्स सारी गिवन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर वापस आते हैं। तो बेटा सिंपल तरीके से देखो, जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव मौजूद होता है हमेशा उसको आप सपोज करवाते हो, सब्स्टिट्यूट करवाते हो। तो देखो बेटा, ln x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, हमें मालूम है ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय x के। तो भैया ln x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं ln x को सपोज करवाऊंगा y के बराबर। तो मैं कहता हूं लेट y इज इक्वल टू ln x, लेट y इज इक्वल टू ln x। और सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो व्हाट इट विल बिकम सिंपल तरीके से मेरा डेरिवेटिव इधर भी अप्लाई हो जाएगा और हमारे डेरिवेटिव साहब सिंपल तरीके से इधर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भैया ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। तो हमारे पास सिंपल dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर, सही है ना? अब आपने करना क्या है भाई, जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, तो वहां पे आपने जाके अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा देना है, अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करवा देना है, अपनी वैल्यूज को जो आपने सपोज करवाएंगे प्लॉट करवा देंगे। सब्स्टिट्यूट के मायने क्या होते हैं भैया, रिप्लेस करवाने के, सही है ना भैया? तो हम यही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल तरीके से, सब रिप्लेसिंग या पुटिंग 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 दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो, ये जुमले लिखना जरूरी है अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इन वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी भाई, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। देखो, ln x किसके बराबर है, ln x बराबर है हमारे पास सिंपली y के। ln x किसके बराबर है, सिंपली y के बराबर है। और यहाँ पे देखो भाई, ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx के बराबर। तो भैया यानी कि जहां पे 1 बाय x इंटू dx आ रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dy लिख सकता हूँ। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, इंटीग्रेशन y इंटू dy। अब आपने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन हमसे क्या कहता है कि भाई, इंटीग्रेशन कहता है कि लेट सपोज y की इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, y के ऊपर कुछ भी नहीं है तो y की पावर क्या होगी, 1 के बराबर होगी। देखो, दुनिया में कोई भी वैल्यू अगर आपके पास लिखी हुई हो ना, लेट सपोज a लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, लेट सपोज नेगेटिव का 7 लिखा हुआ है, दुनिया में कोई
भी वैल्यू अगर सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, उसके ऊपर आपको कुछ शो नहीं हो रहा, कोई पावर शो नहीं हो रही, तो याद रखिएगा उसकी पावर क्या होती है, 1 के बराबर होती है। दुनिया में अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है, कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या, उसकी पावर क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो अब देखो आपके पास बेस का बाहर डेरिवेटिव चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से, दैट इज 1। तो सिंपल तरीके से मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी भाई, बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू, देखो बहुत सिंपल है। क्या आ जाएगी भैया, देखो y का चूंकि डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से एग्जिस्ट कर रहा है, तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी इसकी पावर आ रही है उसमें एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिखोगे, प्लस के सी के साथ, तुम्हारा ये आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। अब आपका ये भी आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, मगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में क्योंकि y नहीं मौजूद था, y हमने खुद से सपोज करवाया था, तो लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे भैया, जो हमने ओरिजिनली y की वैल्यू को सपोज करवाया था उसको लाके वापस आंसर के अंदर प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू, नाउ रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, नाउ रिप्लेसिंग back the value of y, now replacing back the value of y। तो लास्ट में हमेशा जब आंसर निकाल देते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, तो काम क्या करते हैं, y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवाते हैं। y की वैल्यू किसके बराबर है, ln x के बराबर है, तो ऊपर ln x का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में 2 प्लस का c। तो ये फाइनली हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। क्लियर है भैया जी, इसमें बताइए कोई मसले की बात। बिल्कुल लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसकी तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा है ना, मगर अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x इंटू एल एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत एप्टीट्यूड लेवल पे नस्ट फास्ट एनईडी आईबीएम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में बहुत आता है। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन आ रहा है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास एप्टीट्यूड लेवल पे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x इंटू एल एन एक्स। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है। अगेन हमेशा क्वेश्चन को पहले समझा करो, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर बहुत आता है, नस्ट में, फास्ट में, आईबीएम में, एनईडी के अंदर। वहां पे भी अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं और समझ नहीं पाते क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो सिंपल तरीके से हमारे पास dx डिवाइडेड बाय दो फंक्शन नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके लेवल पे 5 नंबर के लिए पेपर में आने के चांसेस इसके बेताश है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के तरीके से अगर मैं एक दफा लिखूं, हमेशा देखो आपके पास जो भी फंक्शन आ रहा है ना, आपको ये बात तरीके से मालूम है कि ना तो इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला होता है, ना कोई डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। इसका मतलब इसे किसी और मेथड पे सॉल्व भी कर रहे होंगे। अब मैं इसे किस मेथड पे सॉल्व करूं, देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है डिवीजन में एक तो x आ रहा है, दूसरा ln x आ रहा है। ln x का जो फंक्शन होता है, ln x का जो डेरिवेटिव होता है, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय x। आपको याद आ रहा है, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं, जो दोनों फंक्शन मुझे नीचे गिवन है, इनमें से x का डेरिवेटिव तो 1 है, मगर ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x। दैट इज मेकिंग सम सेंस। कैसे कि यार अगर मैं इसको पहले तो अलग अलग करके लिख दूं कि भाई एक मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय x, और एक मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइडेड बाय ln x इनटू dx का dx। जरा बात को समझिएगा, बात क्या है। देखो मेरे पास कभी भी दुनिया के अंदर दो टर्म्स अगर डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, लेट सपोज 1 डिवाइडेड बाय ab, तो भाई क्या इसको मैं अलग करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय a इंटू 1 डिवाइडेड बाय b, डेट विल अल्टीमेटली मेक इट 1 डिवाइडेड बाय ab। नॉर्मल सी बात है ना, क्या बना देगा ये बना देगा 1 डिवाइडेड बाय ab, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब अगर आप इसको तरीके से जरा फॉलो करो कि भैया एक काम तो हमने कर लिया, पहले ये जो डिवीजन में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी इनको अलग अलग करके लिख दिया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी बड़े मजे का है कि भाई अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करके लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और फिर होल डिवीजन के नीचे ln x लिख दूं इंटू dx का dx। अब आप बोलेंगे सर ये क्या काम कर दिया आपने, ये तो आपने पता नहीं अजीब सा काम कर दिया। नहीं, कोई अजीब सा काम नहीं करा। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 डिवाइडेड बाय बी है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, जरा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, दुनिया में कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, लेट सपोज दुनिया में कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स कभी भी क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई बी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी। ये वाली बात सबको समझ में आती है कि भाई दुनिया में कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में लिखी जाती है। तो सेम गोज फॉर हियर कि भाई देखो अगर मेरे पास ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 1। सर ये कैसे कह रहे हैं,
भाई देखो, दुनिया में कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके उल्टी करके लिखी जाती है ना, बी के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन होगा, तो नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई बी। यानी कि आसान तरीन भाषा में क्या हो जाएगा, वन बाय ए इंटू वन बाय बी। नॉर्मल सी बात है, ये बात समझ में आती है भैया तमाम बच्चों को, ये बात पल्ले पड़ती है तमाम बच्चों को कि देखो हमने कोई उल्टा काम नहीं करा। हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स को अगर समझना चाहते हो ना, मैथ्स में कोई स्टेप करने के बाद अगर आपको डर लगता है कि आपने सही काम किया या गलत काम किया है, हमेशा उसका रिवर्स स्टेप करके देखा करो। अगर रिवर्स स्टेप में आपको वापस से वो चीज मिल रही है जो ओरिजिनली गिवन थी, तो इसका मतलब आपने सही काम किया है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे चेक करने के आया मैंने ये स्टेप सही किया गलत किया, तो भाई इसका रिवर्स स्टेप क्या होगा। भाई रिवर्स स्टेप इसका ये होगा कि देखो ln x के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, वन है, तो अगर मैं इसको वापस से उल्टा करूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है तो क्या बन जाएगा, वन बाय एल एन एक्स। नॉर्मल सी बात है, देखो ऊपर वाली टर्म वापस से बन गई, इसका मतलब कि हमने सही स्टेप किया है। या फिर मैं इसको एक आसान तरीके से भी कन्वे कर सकता हूं, इसी बात को एक शॉर्टकट में भी समझा सकता हूं, इसी बात को मैं एक और तरीके से भी कन्वे कर सकता हूं कि देखो दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है, व्हेनेवर टू टर्म्स आर मल्टीप्लाई, तो भैया आप उनमें से किसी भी एक टर्म को उठा के अगर डिवीजन की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, तो उनमें से किसी भी एक टर्म को उठा के ऊपर रखो, और जो भी सबसे नीचे वैल्यू रखी जाएगी ना, उसके अंदर दूसरी वैल्यू को उल्टा करके रख दो। यानी कि कभी भी दुनिया में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक टर्म का ऊपर रखो और जो दूसरी टर्म है उसको रेसिप्रोकेट करके उल्टा करके नीचे रख दो। तो यानी कि लेट सपोज दूसरी टर्म क्या, वन बाई बी, तो उसको उल्टा करके नीचे रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, बी डिवाइड बाई वन बन जाएगा। तो ये भी वही बात हो गई कि देखो दुनिया में दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही थी, तो सबसे नीचे वाली वैल्यू नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। ये आसान भाषा में, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो भैया जो दूसरी वैल्यू है उसको डिवीजन के अंदर उल्टा करके लिख दो, बात एक ही बनती है। यानी कि आसान तरीन भाषा में ये देखो ये हमने कैसे बनाया, नॉर्मल सी बात है कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने क्या करा कि पहली वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दिया, और जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको डिवीजन में उल्टा करके लिख दिया, उसको डिवीजन के अंदर ये वन बाय एल एन एक्स है, ये एल एन एक्स बाय वन करके लिख दिया। सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से बन गया। बात समझ में आ रही है मेरा प्यारा बेटा, इस तरीके से आप इसको जो है ना तरीके से सिंप्लीफाई करके अपने जहन में बिठा सकते हो। किसी भी मेथड को लेके चलो, दोनों सूरतों में बात एक ही बनेगी कि भाई दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो सेकंड वाली वैल्यू को हमेशा डिवीजन में उल्टा करके लिख दो, या फिर दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। दोनों सूरतों में बात एक ही होती है। बात आई है, तमाम बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें अक्सर बच्चे जो है ना गबरी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन बाय द वे बेतहाशा आता है एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर भी, और आपके लेवल के ऊपर ये 5 नंबर के लिए बहुत आएगा। तो अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ऊपर आ गया इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय एक्स, और नीचे होल डिवीजन में आ गया एल एन एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स, है ना भाई, नॉर्मल सी बात हो गई। अब देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था फुलफिल हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि आप गौर से सोचो, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में पावर फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। यू नीड टू रिमेंबर माय कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू रिमेंबर माय बेसिक स्टेप्स। जो बेसिक स्टेप्स मैंने आपको चेकलिस्ट बताई है कि हमेशा चेक करो पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि नीचे वाली टर्म की होल पावर वन है, ऊपर जाके फेल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि एलन शॉर्टकट अप्लाई होगा। एलन शॉर्टकट अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना, तो इसका मतलब यहाँ पे एलन शॉर्टकट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। मगर असल चीज क्या है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चूंकि क्वेश्चन आपके लेवल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे कि भाई जिस टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको सपोज करवा लो y के बराबर। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं लेट y इज इक्वल टू ln x, लेट y इज इक्वल टू ln x, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। लेट y इज इक्वल टू ln x, इसका हमने सिंपल तरीके से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है x की रिस्पेक्ट से। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dy बाई dx इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाई x के बराबर, नॉर्मल सी बात है। तो भैया मेरे पास सिंपली dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy की वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइडेड बाई x इंटू dx के बराबर। नॉर्मल सी चीज है कि भाई dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन डिवाइडेड बाई x इंटू dx के बराबर, नॉर्मल सी चीज हो गई, सही है ना भैया। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे, तमाम वैल्यूज को उठा के क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे, सही है ना भैया। तो सिंपल तरीके से बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो मेरे पास ये वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, ऊपर ये बन जाएगा सिंपल डी वाई का डी वाई, और नीचे डिवीजन में जो एल एन एक्स आ रहा है किसके बराबर है, ये बराबर है वाई के, नॉर्मल सी चीज हो गई। तो भैया अब आप इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इंटीग्रेशन अप्लाई करना है बहुत सिंपल है, कैसे कि देखो ये क्या बन रहा है, बन रहा है वन डिवाइडेड बाई वाई, ये क्या बन रहा है, वन डिवाइडेड बाई वाई। अब क्या करोगे सिंपल तरीके से, देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाई वाई
वाई इंटू डी वाई का डी वाई। अब हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सिंपल सी बात है भैया, नीचे वाली जो टर्म आ रही है उसके अंदर होल पावर उसकी क्या है, 1 के बराबर है, और उसका ऊपर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, वाई का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो सिंपल तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, एलन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एलन शॉर्टकट का। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि बेटा अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो सिंपल एलन का एलन लिखो, और जो भी नीचे फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज एलन का फंक्शन बन जाएगा प्लस के सी के साथ, सही है ना भैया। तो क्या बन गया, ये बन गया एलन वाई का एलन वाई प्लस का सी। अब देखो लास्ट में हमारा ये आंसर तो आ गया, मगर हमने लास्ट में काम क्या करना होता है, जो वाई की वैल्यू हमने सपोज करी थी उसको उठा के वापस प्लॉट करवाएंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल एलन का एलन, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू, जो कि वाई की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, एलन एक्स के बराबर। तो लास्ट में आप लिख दोगे रिप्लेसिंग बैक दी वाई वैल्यू, रिप्लेसिंग बैक दी वाई वैल्यू। तो लास्ट में हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा, जो वाई की वैल्यू थी हमने सपोज करवाई थी उसको वापस प्लॉट करवा देंगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया जी। अच्छा भाई, ये चीज तो हमारे पास इजीली हो गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, बड़े मजे का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, इंटीग्रेशन टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय एलन कॉस एक्स। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिखेंगे। भाई क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन टेंजन एक्स का, टेंजन एक्स, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है बेटा, एलन कॉस एक्स। डिवीजन में नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, नीचे डिवीजन में सिंपल तरीके से आ रहा है एलन कॉस एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स, है ना भाई। अब देखो हमने हमेशा क्या करना है, अगर क्वेश्चन इधर आपको शॉर्टकट पे सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है एप्टीट्यूड के लिए, या फिर आपके पास 4 नंबर के लिए आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, हमेशा क्वेश्चन को पहले समझना है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्टिंग करता डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसका मतलब क्या है सर, हाशिम ने जो आपको एक चेकलिस्ट बताई उस चेकलिस्ट को फॉलो करना है। पहले नंबर के ऊपर देखते हैं पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्या नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, क्योंकि बेटा होल टर्म की पावर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, पावर फॉर्मूला फेल हो गया। एलन शॉर्टकट, तो भैया एलन शॉर्टकट ये कहता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेटा एलन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, और से देखिएगा। देखो भाई एलन कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, बेटा एलन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो बेटा कॉस एक्स क्या है, एलन का बेसिकली फंक्शन आ रहा है, तो एलन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का साइन एक्स। तो क्या बन गया, नेगेटिव का साइन बाय कॉस, नेगेटिव का साइन एज इट इज, साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, टेंजन एक्स के बराबर होता है। तो जरा गौर से देखें, क्या ऊपर नीचे वाली टर्म का फंक्शन आ रहा है, एलन कॉस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजन एक्स मौजूद है, जबकि होना क्या चाहिए था, डेरिवेटिव नेगेटिव का टेंजन एक्स। तो नेगेटिव साइन नहीं अभी मौजूद, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आएंगे। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन से डिवाइड, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव करके लेकर आ गए। तो क्या बन गया, ऊपर हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। और नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है एलन कॉस एक्स का एलन कॉस एक्स इंटू डीएक्स। तो जरा गौर से बात को समझिएगा, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। एलन कॉस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, नेगेटिव के टेंजन एक्स के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। क्लियर है भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई एलन कॉस एक्स का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मगर डायरेक्टली अब सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सपोजिशन करवाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास सिंपल तरीके से, जो भी हमारे पास सिंपल तरीके से जिस टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको y के बराबर सपोज करवा लिया जाएगा। तो भैया ln cos x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसको y के बराबर सपोज करवा लेंगे। और अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सही है ना भैया। तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी हमने देखा भाई ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का साइन x। तो नेगेटिव का साइन बाय cos क्या होता है बेटा, ये होता है सिंपल तरीके से नेगेटिव का टेंजन x। तो हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का टेंजन x। तो भाई dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली dy की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का टेंजन x इंटू dx का dx। तो हमारे पास dy की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारे पास dy की वैल्यू बराबर आ गई नेगेटिव का टेंजन x इंटू dx के बराबर, सिंपल इज दैट। अब क्या काम करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल सा, बहुत ही मजे का काम है। अब हमने क्या काम करना है कि भाई देखो, अब सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1।
अगर 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहे हो तरीके से सॉल्यूशन करना है तो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास आ रही है इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के क्या करवा देना है, प्लॉट करवा देना है। सही है ना भाई? तो देखो बाहर नेगेटिव का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो नेगेटिव का टेंजन एक्स इंटू डी एक्स इसके बराबर है, हमारे पास डीवाई के बराबर है, तो ऊपर डीवाई का डीवाई आ गया। और नीचे डिवीजन में देखो क्या था, एलन कॉस एक्स को हमने किसके बराबर सपोज किया है, वाई के बराबर किया हुआ है। हमने एलन कॉस एक्स को किसके बराबर सपोज किया है, वाई के बराबर सपोज किया है। तो भाई एलन कॉस एक्स जो नीचे मौजूद है उसकी जगह पे वाई आ गया। सिंपल तरीके से देखो नीचे वाली टर्म को ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, सिंपल तरीके से एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एलन की इंटीग्रेशन क्या, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, एलन शॉर्टकट वाला। एलन शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल एलन को लिखो और जो भी आपके पास नीचे फंक्शन आ रहा था वो एलन का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। मगर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि भैया क्वेश्चन के अंदर वाई गिवन नहीं था, हमने खुद सपोज करवाया, सब्स्टिट्यूट करवाया। तो भैया लास्ट में उसको रिप्लेस बैक करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ वाई। क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ वाई, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ वाई। तो लास्ट के अंदर अपनी वैल्यू को वापस रिप्लेस बैक करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू किसके बराबर है, एलन कॉस एक्स के बराबर है। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का एलन, y की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल एलन कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस के सी के साथ। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया भैया हमारा, फाइनली सॉल्व हो गया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, सिंपल इज दैट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है, मजे का कॉन्सेप्ट है भाई। अगेन अब इस क्वेश्चन को तो यार एटलीस्ट खुद से आपको ट्राई करना चाहिए, है मजे का कॉन्सेप्ट वैसे। बाय द वे अगेन एप्टीट्यूड के अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इन्होंने पंजाब बोर्ड की किताब से छापे हुए हैं। पंजाब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जो थे ना, ये एज इट इज नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईवीएम में, एनईडी में बहुत आते थे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली वहां पे एमसीक्यूज के अंदर आता है भैया। सही है ना? तो आपके लेवल पे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन टेंजेंट इनटू ln x डिवाइडेड बाय x। तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या आ गया, ऊपर मेरे पास आ रहा है टेंजेंट इनटू ln x, नीचे होल डिवीजन के x इनटू dx का dx, है ना भाई? अब देखो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर मेरे पास टेंजेंट ln x गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि टेंजेंट का एंगल आ रहा है ln x और फिर ln का फंक्शन आ रहा है x और होल डिवीजन में आ रहा है x। तो इसको पहले तरीके से एक दफा जरा लिख देते हैं। भैया देखो और से जरा बात समझिएगा। हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, कि बेटा देखो हमारे पास ऊपर क्या गिवन है, ऊपर हमें गिवन है टेंजेंट इनटू ln x और नीचे क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय x, यानी कि नीचे सिंपल डिवीजन में x मौजूद था तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब जरा देखते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है कि इसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो जरा और से बात समझेंगे। भाई टेंजेंट इनटू ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, जरा बात समझनी पड़ेगी भैया। टेंजेंट इनटू ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा और से देखिएगा। बेटा टेंजेंट ln x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, अगर कोई बंदा मुझसे कहता है कि सर टेंजेंट ln x का डेरिवेटिव बताएं, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। और जो भी यहाँ पे टेंजेंट का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज सेक स्क्वायर का भी बन जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। तो भाई देखो अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अभी हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव ले लिया, टेंजेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो भी हमारे पास टेंजेंट का एंगल आ रहा था वो एज इट इज सेक स्क्वायर का भी एंगल बन गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अब बात बढ़ेगी आगे। सर कैसे आगे बढ़ेगी, भाई बात ऐसे आगे बढ़ेगी कि अब आप फंक्शन का भी डेरिवेटिव लोगे तो बेटा ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर। अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज्यादा, क्यों मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, और क्यों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड लेवल पे भी आता है। तो बेटा देखो जरा बात को समझो कि भाई आपके पास यहाँ पे बाहर क्या मौजूद है, बाहर आपके पास सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय x मौजूद है। आपके पास बाहर सेक स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और सेक स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन। फंक्शन को कभी भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कांस्टेंट टर्म को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हो, अगर बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप फंक्शन को कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला। यानी कि कंप्लीट टेंजेंट एक्स टेंजेंट इंटू ln x का बाहर डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंप्लीट टेंजेंट इंटू ln x का बाहर डेरिवेटिव नहीं है। बल्कि अगर मैं अब इसको एक और तरीके से सोचूं कि भाई अगर मैं सिर्फ ln x को कंसीडर करूं, तो भाई सिर्फ ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय x जो कि बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि सिर्फ ln x का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। जरा बात को दोबारा से पूरी रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या गिवन था आपको, क्वेश्चन गिवन है टेंजेंट इनटू ln x डिवाइडेड बाय x। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट इनटू ln x
एक जगह पे, और नीचे जो डिवीजन में जो एक्स आ रहा था इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब जरा बात को समझो कि बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं ना यहाँ पे सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले के ऊपर, तो भाई ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, टेंजेंट इनटू ln x। तो बेटा देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को पावर फॉर्मूले पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जिस कंप्लीट टर्म पे पावर आ रही है, तो इस टर्म पे अगर कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है, तो कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। कंप्लीट टर्म टेंजेंट ln x है, टेंजेंट ln x का बाहर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, sec स्क्वायर ln x इंटू 1/x, जो कि बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पावर फॉर्मूला फेल है। हम चेक कर लेंगे, ln शॉर्टकट ऑब्वियसली अप्लाई नहीं हो रहा, तो वैसे ही फेल है। देन ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कहने का मकसद क्या है कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे टेंजेंट का एंगल आ रहा है ना, उसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मगर कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो बताने की कोशिश मैंने करी आपको कि देखो हमारे पास कंप्लीट टर्म क्या है, टेंजेंट ln x। तो अगर मैं कंप्लीट टर्म को देखूं तो टेंजेंट ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर ln x इंटू 1/x, जो कि बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कंप्लीट टर्म को मैं सपोज नहीं कर सकता, कंप्लीट टर्म को मैं एक वेरिएबल y के ऊपर सपोज नहीं कर सकता। कंप्लीट टर्म हमारी क्या होगी, कंप्लीट टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। कंप्लीट टर्म हमारी उसको हम सपोज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, एंगल का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट बिल्कुल कर रहा है। एंगल किसके बराबर है, एंगल बराबर है ln x के, तो उसका बाहर डेरिवेटिव 1/x एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई देखो जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होता है हम उसी को सपोज करवाते हैं। तो भैया मेरे पास यहाँ पे क्या है, ln x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ln x को सपोज करवा लूंगा लेट y इज इक्वल टू ln x। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो बेटा डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x मुझसे क्या कहता है, ये कहता है कि भैया dy बाई dx इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाई x। देखो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx के बराबर। dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx के बराबर। अब आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं तमाम वैल्यूज को रिप्लेस करवा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रिप्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज। क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिप्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज। तो सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करवा दूंगा, रिप्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। रिप्लेसिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो भैया ये क्या बन गया, देखो इंटीग्रेशन हमने किसको सपोज करवाया, सिर्फ ln x को y के बराबर सपोज करवाया। तो भैया टेंजेंट का टेंजेंट तो एज इट इज रहेगा, और ln x की जगह पे क्या आ जाएगा, y का y आ गया। और देखो 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx इसके बराबर हमने कंसीडर किया है, 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx हमने कंसीडर किया है dy के बराबर। तो यहाँ पे dy का dy आ गया। अब आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अब आप डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, टेंजेंट y की। भाई टेंजेंट y की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी सिंपल तरीके से किसके बराबर, टेंजेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं अगर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होगा। देखो टेंजेंट का एंगल क्या है, y, तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, जो कि अल्टीमेटली बाहर एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो भैया सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे टेंजेंट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्या कहता है टेंजेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला, ये कहता है सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, और जो भी टेंजेंट का एंगल आ रहा है वो एज इट इज यहाँ पे एंगल आ जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, प्लस के सी के साथ मेरा ये आंसर आ गया। मगर चूंकि हमने क्वेश्चन के अंदर y अपनी मर्जी से लेकर आए, तो जाहिर सी बात है y को वापस रिप्लेस बैक करवाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y। देखो छोटे छोटे इंग्लिश के जुमले होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, मगर बेसिक जुमले लिखने होते हैं। नाउ पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y। तो भैया वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या थी, हमने y सपोज किया था ln x के बराबर, तो y की वैल्यू क्या है, ln x का ln x आ जाएगा, प्लस के c के ऊपर क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। इस तरह इनको समझने के लिए पहले हमें जरा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, नेचुरल एक्सपोनेंट क्या होता है और कॉमन एक्सपोनेंट क्या होता है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास टॉपिक आता है फॉर एग्जांपल नेचुरल एक्सपोनेंट का। व्हाट इज द नेचुरल एक्सपोनेंट, नेचुरल एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। बेटा देखो इसको हमने ऑल्दो पहले भी समझाया था मैंने आपको, दुनिया में कभी भी ई की पावर में, ई क्या एक नेचुरल नंबर, कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर की पावर में कोई फंक्शन आ जाए उसको नेचुरल एक्सपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कभी भी नेचुरल नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो क्या बन जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंट। देखो इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है ये। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो कभी भी नेचुरल नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा है और आपको उसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो हमें बस एक चीज को हमेशा अपनी जहन में रखना है कि पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अगर पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होगा तो सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है कि हम एक बार अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखते हैं, प्लस के सी के साथ हमारा आंसर आ जाता है। प्लस के सी के साथ क्या आ जाता है बेटा, सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं कहता हूं ई की पावर के अंदर मेरे पास आ रहा है 5x, मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भैया इसकी जो है ना इंटीग्रेशन लेके बताओ। तो ई की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो ई की पावर में क्या फंक्शन आ रहा है 5x, तो
5x का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है 5 के बराबर, तो 5 बाहर मौजूद होना चाहिए। अभी मौजूद नहीं है तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, जब लेकर आ जाओगे तो सिंपल आपका नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट हो जाएगा, आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि देखो e की पावर 5x का 5x जो पावर आ रही है, फंक्शन आ रहा है, इसका बाहर डेरिवेटिव 5 एग्जिस्ट करना चाहिए। चूंकि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 को लेकर आ गए, हमने डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया पावर में आने वाले फंक्शन का। तो अब सिंपल तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/5, 1/5। और नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, पावर में आने वाले फंक्शन का अगर आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया है तो आपने अब करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला क्या है कि सिंपल जो भी आपका ओरिजिनली नेचुरल एक्सपोनेंट था उसको आप एज इट इज एक दफा लिख दोगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, दुनिया में किसी भी कॉमन नंबर की पावर में अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, दुनिया में किसी भी कॉमन नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए, मतलब कोई भी नंबर हो, लेट सपोज 5 है, 5 की पावर में टेंजन एक्स आ गया, या लेट सपोज नेगेटिव के 7 की पावर में एक्स आ गया, या दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर टर्म की पावर में जो है ना कोई भी फंक्शन अगर आ जाए, दुनिया में किसी भी नंबर की पावर में कोई भी फंक्शन आ जाए, तो ये बन जाता है कॉमन एक्सपोनेंट। क्या बन जाता है, कॉमन एक्सपोनेंट। तो भैया कॉमन एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास सिंपल तरीके से कॉमन एक्सपोनेंट का हमारे पास सिंपल तरीके से कॉमन एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी कॉमन नंबर की अगर पावर में फंक्शन आ रहा है ना, तो अगेन हमें सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या देखना होता है कि आया पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो पहले आप बनाओगे, और जब बना लोगे तो उसके बाद सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कहता है कि एक दफा अपने कॉमन एक्सपोनेंट को, जो आपका ओरिजिनल कॉमन एक्सपोनेंट था, क्वेश्चन था, उसको एज इट इज लिखोगे, डिवीजन में जाओगे, डिवीजन में जाने के बाद एलन लोगे, एलन लिखोगे, और जो भी तुम्हारा नंबर था जिसकी पावर में फंक्शन था ना, वो नंबर जो होगा वो एलन का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आइए आइए क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है 2 की पावर में अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू dx। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 की पावर में अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू dx का dx। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास कभी भी एक कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो भैया इसका मतलब क्या है, कॉमन नंबर की पावर में फंक्शन क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स। तो पहले तो देखो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो भैया गौर से देखो, हमारे पास बाहर मौजूद है 1/√x, क्या चीज नहीं मौजूद, हमारे पास 2 नहीं मौजूद है। तो हम सिंपल तरीके से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाते हैं। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, नीचे वाले 2 को मैं अंदर शिफ्ट करवा दूंगा ताकि मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो भाई आप देखो हमारे पास फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सिंपल तरीके से देखो अब काम क्या करना है, अब फाइनली कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जो भी बाहर वैल्यू थी उसको तो एज इट इज रहने दिए, 2 का 2 बाहर एज इट इज आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कॉमन एक्सपोनेंट पे। तो कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पावर में आने वाले फंक्शन का अगर आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, तो आपने अब सिंपल तरीके से क्या करना है, सिंपल तरीके से जो भी आपका ओरिजिनली कॉमन एक्सपोनेंट था, देखो हमारा ओरिजिनली कॉमन एक्सपोनेंट क्या था, ये वाली वैल्यू, तो 2 की पावर अंडर रूट एक्स। तो कॉमन एक्सपोनेंट को एज इट इज एक बार लिखना है, डिवीजन में जाके एलन लेना है, डिवीजन में जाके एलन लेना है, और जो भी आपका नंबर, जिस नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा था ना, जो भी आपका कॉमन नंबर था, उस नंबर को आपने जाके एलन का फंक्शन बना देना है, प्लस के सी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अच्छा इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, इस 2 से 2 को काट देंगे। भाई ये अल्लाह का वास्ता, ये एलन का फंक्शन है, 2 कट नहीं सकता। ये क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज में बहुत आता है। हाँ इस क्वेश्चन का एक आंसर और हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि देखो अगर ये ऊपर वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add, तो it can become 2 की पावर में रूट एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस का c। ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर बहुत आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अक्सर बच्चे मुझसे आके पूछते हैं सर एप्टीट्यूड के अंदर नई किताबों से आएगा पुरानी किताबों से आएगा। बेटा एप्टीट्यूड के अंदर इंटरमीडिएट से नहीं आता, खुदारा इस बात को समझिएगा। एक बच्चा तो माशाल्लाह से आके मुझसे फरमा रहा था सर वो क्या फर्स्ट ईयर की सारी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लूं तो मेरा एप्टीट्यूड का टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं आएंगे मेरा बेटा। उसके पीछे रीजन ये कि एप्टीट्यूड किसी भी एक किताब से, एक बोर्ड से नहीं फॉर्म होता। एप्टीट्यूड के अंदर ना सिर्फ इंटरमीडिएट की किताबें होती हैं जिसमें पंजाब बोर्ड भी है, केपी के बोर्ड भी है, सिंध बोर्ड भी है, आपके पास कश्मीर बोर्ड भी है, आपके पास बलूचिस्तान बोर्ड भी है, बल्कि ए लेवल ओ लेवल की किताबें भी इंक्लूड होती हैं। तो भाई एप्टीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके इंटरमीडिएट से, क्योंकि इंटरमीडिएट का कोर्स कंटेंट आपका हमेशा से बेकार था। ये तो अब नई किताबें आई है ना, वरना तो आपका कोर्स कंटेंट इंतहाई बेकार था, आउटडेटेड था। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अब लाके डाले ना लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर, पहले वरना 36 साल से वो पंजाब बोर्ड में मौजूद था।
था, और नस्ट के अंदर फास्ट के अंदर पूछा जाता था। तो भाई एप्टीट्यूड का ताल्लुक आपके इंटरमीडिएट से नहीं होता। एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरी जो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसमें तमाम टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया हुआ है। जो मेरी आईबी की प्लेलिस्ट है, फास्ट की प्लेलिस्ट, तमाम टॉपिक्स को कवर करवाया हुआ है। एनटीएस की नेट की प्लेलिस्ट में तमाम टॉपिक्स को कवर करवाया हुआ है। एनईटी की प्लेलिस्ट में तमाम टॉपिक्स को कवर करवाया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं लाइव बैच का हिस्सा बनना तो उसकी डिटेल्स भी गिवन है भाई। कंप्लीट कोर्स की फीस बड़ी मुनासिब सी रख रहा होता हूँ, 6,500 7,000 रुपए के करीब होती है। उसमें मैथ्स भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इंग्लिश भी होती है, कंप्यूटर भी होती है, और आईक्यू की क्लास भी शामिल होती है। तो उसमें तमाम चीजों को हम पढ़ा रहे होते हैं, सही है ना भैया? तो आइए चलते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। अगेन, अब ये जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं सारे 4 नंबर के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, जिसके ऊपर हमने नेचुरल एक्सपेरिमेंट, कॉमन एक्सपेरिमेंट के फॉर्मुलास को अप्लाई कर रहे होंगे। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखिएगा, नेचुरल एक्सपेरिमेंट की पहचान क्या होती है? किसी भी नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर सिर्फ दुनिया में ई होता है, तो ई की पावर में कोई भी फंक्शन आ रहा होगा ना, वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। किसी भी दुनिया के नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए ना, वो कॉमन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5, पॉजिटिव का 100, पॉजिटिव का 10, या सिंपल कोई भी नंबर होगा। किसी भी नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है, और सिर्फ नेचुरल नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए उसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सारे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 4 नंबर के लिए भी और एप्टीट्यूड के लिए भी। तो भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? कहता है इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर में 2x होल पावर में नेगेटिव का हाफ इंटू ई की पावर 2x। अब देखो, सबसे पहले जरा बात को समझो। हमारे पास दो टर्म्स क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दो फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 1 प्लस का ई की पावर के अंदर 2x गिवन है, होल पावर में नेगेटिव का हाफ आ रहा है, इंटू ई की पावर 2x का 2x इंटू dx का dx। एग्जामिनर कहता है इस क्वेश्चन को जरा आपने सॉल्व करके बताना है। अब देखो, मेरे पास जो कंप्लीट टर्म आ रही है, क्या आ रही है, इसके ऊपर होल पावर आ रही है, ये कंप्लीट टर्म है 1 प्लस ई की पावर 2x, होल पावर में है नेगेटिव का हाफ। होल पावर में क्या है बेटा? नेगेटिव का हाफ। तो अब देखो, जिस टर्म के ऊपर होल पावर आ रही है ना, इसकी बेस का डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं कि इसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा। तो भैया देखो, 1 प्लस ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता था कि भाई जो भी तुम्हारा नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज एक बार लिखो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। तो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर 2x को एज इट इज एक बार लिखेंगे और पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 के बराबर। यानी कि 1 प्लस ई की पावर 2x का बाहर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था? 2 इंटू ई की पावर 2x। तो यानी कि बाहर 2 मौजूद होना चाहिए था, अभी बाहर 2 मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। क्या कर लेंगे बेटा? 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। सिंपल तरीके से क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे ताकि हमारा डेरिवेटिव पहले कंप्लीट हो जाए। तो भैया सिंपल तरीके से देखो, एक 2 से डिवाइड करवाया, और यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो ऊपर वाला 2 होगा उसको अंदर ले जाके लिख दूंगा मैं। देखो, कांस्टेंट टर्म को कभी भी आप अंदर बाहर कर सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं होती। सर 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू dx का dx। तो हमने क्या स्टेप करा? हमने सिंपल तरीके से देखो, जो हमारा बेस था जिसके ऊपर पावर आ रही थी, हमने इसका डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करवा दिया, सही है ना? अभी आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं कि भाई जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको सपोज करवा लेंगे। तो मैं क्या कहूंगा? लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 2x। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 2x, सही है ना भैया? हमने सपोज करवा लिया। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा भैया? ये हो जाएगा सिंपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव होता है 0 के बराबर, e की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x, और फिर फाइनली 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 के बराबर। तो सिंपल तरीके से हमारे पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू dx का dx, है ना भाई? ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? dy की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल तरीके से हमारे पास dy की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने करना क्या है? तमाम वैल्यूज को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर देंगे। तो व्हाट वी विल डू अ वेरी सिंपल थिंग। Now putting all these values in equation number 1, putting all the values in equation number 1, putting all these values in equation number 1, putting all these values in equation number 1। मेरे पास जगह की कमी हो रही है इसलिए मैंने तरीके से लिख दिया putting all these values in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे बेटा, क्या बन जाएगा? हाफ का हाफ, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। 1 प्लस ई की पावर 2x को देखो हमने किसके बराबर सपोज करवा लिया? हमने सपोज करवा लिया y के बराबर। तो 1 प्लस ई की पावर 2x की जगह पे y आ गया, होल पावर में नेगेटिव का हाफ एज इट इज का एज इट इज। और देखो, ये 2
टू इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स उसके बराबर आ गया। ये आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से डी वाई के बराबर। अब हमने कोई मुश्किल काम नहीं करना, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन ले लोगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फायदा ही क्या होता है, एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स इसका इजाफा हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपको क्वेश्चन बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हाफ का हाफ एज इट इज, y की पावर में नेगेटिव का हाफ है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी भैया, सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना कंपलसरी है, बेस y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होगा। तो सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो y की पावर में सिंपल तरीके से एक का इजाफा कर देंगे ऊपर और उसको एक दफा नीचे भी लिख देंगे प्लस के सी के साथ। अब आप इसको बेशक बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो थोड़ा सा। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, देखो बाहर मौजूद था मेरे पास हाफ का हाफ एज इट इज, सही है ना। यहाँ पे क्या बन गया, y की पावर में नेगेटिव का हाफ प्लस का 1। बेटा नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 क्या होता है, पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे एलसीएम भी ले सकते हो। बाय द वे कैलकुलेटर आपके पास होना नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एनईडी के, सही है ना। नस में अप्लाई करोगे, फास्ट में अप्लाई करोगे, आईबी में अप्लाई करोगे, केयू में अप्लाई करोगे, दाऊद में अप्लाई करोगे, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो भैया कैलकुलेटर आपको सिर्फ निकम्मा निकट्टू बनाता है और कुछ नहीं करता। तो कैलकुलेटर के बगैर आपको काम करना आना चाहिए। तो कैलकुलेटर के बगैर ही हम एप्टीट्यूड की तैयारी बच्चों को करवाते हैं। अगर बच्चा एनईडी की तैयारी कर रहा हो तब भी, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई कैलकुलेटर के बगैर विद इन सेकंड में चीजों को सॉल्व कर सकते हो और बहुत तरीके से हम लेके चल रहे होते हैं, सही है ना भैया। तो नेगेटिव का हाफ प्लस का 1 क्या हो गया, पॉजिटिव का हाफ नीचे भी आ जाएगा, प्लस का सी एडिटिस का एडिटिस। अब देखो एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी तो व्हाट विल बिकम, या हाफ का हाफ एज इट इज नीचे से ऊपर जाके बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 और y की पावर में हाफ का हाफ प्लस का सी, सही है ना। देखो इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो y की पावर में क्या आ गया, हाफ का हाफ प्लस का सी। y की पावर में क्या आ गया बेटा, हाफ का हाफ प्लस का सी, सही है ना भैया जी। अच्छा अब देखो करना क्या है, हमने सिंपल तरीके से अब अपने आंसर हमारा आ चुका है, मगर अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा देंगे। y की वैल्यू को क्या करवाएंगे, रिप्लेस बैक करवा देंगे। तो क्या लिखूंगा भैया, सिंपल तरीके से मैं लिखूंगा पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, यानी कि पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो y की ओरिजिनल वैल्यू थी उसको प्लॉट करवा देंगे फाइनली आंसर में, पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y, पुटिंग बैक दी वैल्यू ऑफ y। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम सिंपली 1 प्लस का e की पावर के अंदर 2x होल पावर में हाफ प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई मसले की बात इसमें, कोई परेशानी की बात। तो भाई मुझे बताओ वो कौन सा बच्चा था जो कहता है कि भाई इंटीग्रेशन मुश्किल है, डेरिवेटिव मुश्किल है। भाई अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है ना जो कहता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मुश्किल है, उनसे इस लेक्चर का लिंक शेयर करो, उन्हें बताओ सर हाशिम ने कितने तरीके से पढ़ाया हुआ है, सर हाशिम ने कितने तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो भाई अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने किसी भी फ्रेंड्स के, फैमिली के ग्रुप में लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर मूव करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन 5 इंटू ई की पावर 5 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, आया एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर, आया इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा एनालाइज किया करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है 5 इंटू ई की पावर 5 टेंजन एक्स, और नीचे होल डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, होल डिवीजन के अंदर हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो आपने काम क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखो यहाँ पे दो फंक्शंस मेरे पास डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई सी द क्वेश्चन, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऊपर एक फंक्शन आ रहा है, नीचे एक फंक्शन आ रहा है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। अब ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर यू सी एन इंटीग्रेशन क्वेश्चन, आपने हमेशा मेरे कुछ चेकलिस्ट को फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया, पावर फॉर्मूला। अगर एप्टीट्यूड लेवल पे भी कर रहे हो, शॉर्टकट पे भी सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी सॉल्व करो, तो हमेशा चेकलिस्ट को फॉलो करो। इंटीग्रेशन विल ऑलवेज बी अ वेरी वेरी इजी टास्क फॉर यू गाइस। देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, दो फंक्शंस डिवाइड हुए, नीचे वाली टर्म को अगर नीचे से ऊपर लेके चले जाएं तो सकता है पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। देखो नीचे वाली टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा जब एक कंप्लीट टर्म नीचे से ऊपर जाएगी ना तो नेगेटिव का 1 बन जाएगी। हो सकता है एक तो आप में से बहुत से मासूम से बच्चे होंगे, उनके जहनों में आ रहा होगा सर इस टर्म को जब नीचे से ऊपर भेजेंगे ना तो कॉस की पावर -2x बन जाएगा। बेटा अगर आप में से किसी के जहन में चीज आ रही है, इसका मतलब ये कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खराब है। नहीं मेरा बेटा, याद रखिएगा कभी भी इस कंप्लीट टर्म को जब आप नीचे से ऊपर भेजोगे ना, ये ऊपर जाके बन जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर में -1। क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है इट इज ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट, इट इज नॉट ऑन द एंगल, इट इज नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म। सो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो होल टर्म की पावर -1 बन रही होगी। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड के अंदर बहुत टच
सर्च करता है एग्जामिनर फास्ट में, एनईडी में, आईबीएम में, लम्स में, सही है ना, नस्ट के अंदर। तो कहने का मकसद क्या है कि नॉर्मल सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि देखो इस होल टर्म की पावर अभी +1 है, नीचे से ऊपर जाकर -1 बन जाएगी, इसका मतलब ऑब्वियसली पावर फॉर्मूला तो फेल हो गया। और एलन का फॉर्मूला भी फेल हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर डेरिवेटिव थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 cos x और नेगेटिव का साइन एक्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म दिख रही है, जब एक्सपोनेंशियल टर्म दिख गई तो फिर मैं एक्सपोनेंशियली सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियली कैसे सॉल्व करूंगा? देखो एक्सपोनेंशियल टर्म मेरे पास क्या आ रही है, e की पावर 5 टेंजेन एक्स, एंड आई नो कि यार e की पावर 5 टेंजेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? भाई e की पावर 5 टेंजेन एक्स का डेरिवेटिव होगा एक दफा e की पावर 5 टेंजेन एक्स ही लिखा जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 टेंजेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का 5, और टेंजेंट का देन डेरिवेटिव होता है हमारे पास सिंपल सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, नॉर्मल सी चीज है, सही है ना भाई? तो अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि बेटा अगर आप गौर से देखो तो आपके पास ऊपर e की पावर 5 टेंजेंट एक्स तो ओरिजिनल जो एग्जिस्ट कर रहा है वही एग्जिस्ट कर रहा है, सही है ना? 5 चलो मौजूद है, मगर सेक स्क्वायर एक्स तो अभी भी नहीं आ रहा। सर ये तो फिर एक्सपोनेंशियली भी सॉल्व नहीं हो सकता ना सर, देखें सर हमारे पास डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, आपने थोड़ा और सोचना है अकल से। देखो आपको नीचे डिवीजन में क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हमें ये बात मालूम है कि 1/cos दुनिया में किसके बराबर होता है? 1/cos बराबर होता है सेक के। आप इस बात को जानते हैं कि 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के। तो वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के। तो यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन 5 इंटू ई की पावर 5 टेंजन एक्स का टेंजन एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब गौर से देखो कि भाई ई की पावर के अंदर यानी कि फंक्शन की पावर जो थी वो बाहर मेरे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि देखो पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो मेरे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये जो स्टार्टिंग वाला 5 है इसको भी मैं आगे ले जाके लिख दूं तो व्हाट विल बिकम, जाहिर सी बात है इसको भी मैंने आगे लिख दिया। तो देखो पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका मतलब वो बाहर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पे, है ना भैया? तो अब मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहूंगा तब तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल बी जस्ट मेकिंग दी सपोजिंग अ वेरिएबल जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि आसान भाषा में देखो, जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसको सपोज करवा लूंगा y के बराबर। तो मैं क्या कहता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और मैं सपोज कर लेता हूं कि भैया लेट y इज इक्वल टू 5 इंटू टेंजन एक्स। मैंने y को किसके बराबर सपोज किया, 5 टेंजन एक्स के। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरी टर्म सपोज कर लेंगे भाई y के बराबर है। नहीं बेटा, ये पूरी टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, e की पावर 5 टेंजन एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव किसका एग्जिस्ट कर रहा है, 5 टेंजन एक्स का। 5 टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 सेक स्क्वायर एक्स, वो एग्जिस्ट कर रहा है बाहर। पूरी टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पूरी टर्म को सपोज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपने मेरी बात को सुना हो पिछले तीनों लेक्चर्स के अंदर, मैंने एक जुमले को बहुत कहा कि देखो जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उसी को वाई पे सपोज करते हैं, किसी भी वेरिएबल पे सपोज करते हैं। तो अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं एक्स की रिस्पेक्ट से तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट विल बिकम dy बाय dx। क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव, देखो 5 इंटू टेंजन एक्स है ना, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, 5 पहले आ जाएगा। टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx के बराबर, सही है ना भैया? ये आ गई हमारे पास इसके बराबर। अब हमने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर देंगे। तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, putting all the values in equation number 1, putting all the values in equation number 1, यानी कि इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया जाएगा। तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ई का ई एज इट इज। देखो पावर में क्या था, 5 टेंजन एक्स, और 5 टेंजन एक्स को हमने सपोज करवा लिया वाई के बराबर, है ना भैया? तो वाई 5 टेंजन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और आगे देखो मेरे पास क्या है, 5 स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, और हमने 5 स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स को किसके बराबर सपोज करवाया, डीवाई के बराबर करवाया। तो भाई डीवाई का डीवाई आ गया। अब आपके पास सिंपल फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर वाई इंटू डीवाई, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ई की पावर में अगर वाई आ रहा है तो वाई का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हारा नेचुरल एक्सपोनेंट है वो एज इट इज लिखा जाएगा प्लस के सी के साथ तुम्हारा आंसर आ गया। मगर ये आंसर तुम्हारा अभी y की फॉर्म में आ रहा है। हमने चूंकि y खुद से सपोज करवाया हुआ है तो y की लास्ट में वैल्यू ओरिजिनली प्लॉट कर दी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। अगर आपने थ्रू आउट मेरे सब्स्टिट्यूशन
इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देखे हो तो आप खुद देख रहे हो कि मैं कितनी आराम से यहाँ पे अपनी मर्जी की वर्डिंग लिख रहा होता हूँ। भाई वर्डिंग आपने रट्टे नहीं मारने होते, अक्सर बच्चे वर्डिंग के रट्टे मार रहे होते हैं। भाई कोई भी बेसिक अल्फाजों में लिखना है, आप क्या कर रहे हो, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ आई, रिप्लेसिंग दी वैल्यू ऑफ आई, यानी कि अब मैं वैल्यू ऑफ वाई को वापस रिप्लेस बैक करवा रहा हूँ। जो मैंने पहले रखी थी वाई की वैल्यू ओरिजिनल गिवन थी, वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 5 × टेंजेंट एक्स के बराबर है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिखते हो कि वाई की वैल्यू क्या है, 5 × टेंजेंट एक्स के बराबर है। तो क्या बन जाएगी भैया, ये हो जाएगा ई की पावर में 5 × टेंजेंट एक्स और प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज, प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात, सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 4 नंबर के लिए पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर एमसीक्यूज भी आता है, इसके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x इंटू dx dx। एग्जामिनर कहते हैं भैया इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, अच्छा बच्चा वो होता है जो भाई डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व ना करे बल्कि क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स के अंदर एनालाइज करे, एग्जामिनर ने कहा हुआ क्या है, एग्जामिनर की फरमाइशी प्लान क्या चल रहा है, भाई एग्जामिनर की फरमाइश क्या है ये तो समझ में आए पहले। अब देखो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट नहीं करता इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अच्छा सर क्या एक और चीज देख सकते हैं, क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो सकता है। देखो पावर फॉर्मूला तो इस क्वेश्चन पे फेल हो गया ना, क्यों फेल हो गया, क्योंकि देखो होल टर्म की पावर 1 आ रही है, नीचे से ऊपर जाएगा -1 बन गया, पावर फॉर्मूला ठीक ठीक हो गया, यानी कि फेल हो गया, पावर फॉर्मूला फेल हो गया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, एलन शॉर्टकट मेथड, एलन शॉर्टकट मेथड कहता है नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होना। तो नीचे वाली टर्म देखो क्या आ रही है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, और ई की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या बन रहा होगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, और प्लस के ई की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये होगा नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स। तो कि टिपिकली हमारे पास आंसर क्या बन रहा होगा, यानी कि ऊपर क्या मौजूद होना चाहिए था, ये मौजूद होना चाहिए था ई की पावर एक्स नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स। दैट सिंपली मींस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब नीचे वाली टर्म का तो ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ऊपर मेरे पास क्या मौजूद है, ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है ई की पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। भाई ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई ये बराबर होगा 2 इंटू ई की पावर x के तकरीबन बराबर, या हाफ इंटू ई की पावर x के बराबर। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो नीचे वाली टर्म का तो ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब एलन शॉर्टकट भी फेल हो गया। अच्छा भाई सिमिलरली अगर मैं देखूं मेरे पास ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है ई की पावर 2x। तो अगर आप में से कोई बच्चा देखना चाहे ना कि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है ई की पावर 2x, अगर आप इसका भी डेरिवेटिव लोगे ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा ई की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 2 के बराबर, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो भाई इन तमाम बातों का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन अभी अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जहनों में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया हो कि सर अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो कभी तब क्या करेंगे। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कभी भी कोई भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि ना नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ना ऊपर वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट जो था पावर फॉर्मूला वो भी फेल हो गया, एलन शॉर्टकट मेथड भी फेल हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। चौथे नंबर पे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी अप्लाई नहीं हो सकता। और इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल मेथड था, एक्सपोनेंशियली का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्टली इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, तो बेटा उसके पीछे लॉजिक ये है कि देखो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, अभी डिवाइड हो रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे के मासूम से बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ जाए, और आना चाहिए, मैं ओपनली कह रहा हूं आना चाहिए, अच्छा बच्चा वो होता है इसके जहन में क्वेश्चन आए। हो सकता है कि बच्चा सोच रहा हो सर डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऊपर अलग अप्लाई करवा दें नीचे अलग अप्लाई करवा दें, क्या मसले की बात है, आप क्यों इतनी लंबी कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई करवा दें। तो बेटा उसके पीछे लॉजिक ये कि डायरेक्टली अप्लाई हो नहीं सकती ना, उसके पीछे मैं आपको आसान सी भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लेट सपोज ये आपकी मेन शाहरा फैसल की रोड है, अब आपको इस जगह से दूसरी जगह पे जाना है, लेट सपोज इम्तियाज के ऊपर आपको जाना है, अब बीच में तेज तरीन शाहरा फैसल है, जाहिर सी बात है आप डायरेक्टली रोड क्रॉस नहीं कर सकते, यू नीड अ ब्रिज टू क्रॉस द रोड। आपको एक ब्रिज चाहिए जिस ब्रिज का काम क्या होगा, ऊपर और नीचे आना, जिस ब्रिज का काम क्या होगा कि भाई ये इंटीग्रेशन ऊपर या नीचे अप्लाई होगी, जो कि डेरिवेटिव में मेरे पास डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला होता है, मगर
इंटीग्रेशन में तो ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे पहले। अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इसका मतलब नहीं है, यानी कि देखो अभी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, मुझे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा एल्जेब्रिकली। अब मैं कैसे करवाऊंगा ये, देखो ई की पावर 2x है। दुनिया के अंदर कभी भी किसी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो तो इसका मतलब क्या होता है भाई, दुनिया में दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई होंगी तभी उनकी पावर में इजाफा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ए इंटू ए, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा एक्स की पावर 4, क्या बेटा मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली जब एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो एक्स की पावर 4 बन रहा होगा। सिमिलरली मेरा बेटा यहाँ पे देखो ई की पावर 2x का मतलब क्या है, इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूं, ई की पावर x इंटू ई की पावर x। और देखो नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है, ई की पावर x प्लस का ई की पावर नेगेटिव एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो मुझे साफ तौर पे चूंकि दिख रहा है कि कंबाइंड फॉर्म में किसी का भी बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, ना इस कंप्लीट टर्म ई की पावर 2x का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या कर सकता है। इसीलिए हम लोग कंबाइंड टर्म का बाहर डेरिवेटिव नहीं देखेंगे। हमने क्या देखना है अब, इंडिविजुअल टर्म का। इंडिविजुअल टर्म क्या है, ई की पावर एक्स। तो अगर मैं इसको लेट सपोज सपोज करवा लेता हूं, लेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूं, सिंपल ई की पावर एक्स को अगर सपोज करवा लेता हूं। अब आप बोलेंगे सर सिंपल वाई को क्यों सपोज करवा रहे हैं, तो भाई देखो सिंपल ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तभी हमने क्या करा, ई की पावर 2x को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। जैसे ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो ई की पावर 2x का मतलब क्या है, ई की पावर x इंटू ई की पावर x। सेम काम हमने यहाँ पे किया कि देखो मेरे पास सिंपल तरीके से मैंने ई की पावर x को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तो ई की पावर 2x को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव बन रहा है। कि भाई देखो अगर मैं कहता हूं लेट सपोज मैं y को सपोज करवा लेता हूं ई की पावर x के ऊपर, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं x की रिस्पेक्ट से, तो मुझे मालूम है भैया इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x ही। तो dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ई की पावर x इंटू dx के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये बराबर आ जाएगी dy इज इक्वल टू ई एक्स इंटू dx के बराबर। अब जरा गौर से अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखो। ये इक्वेशन नंबर 1 अल्टीमेटली फॉर्म क्या हो गई मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो और से जरा देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के प्लॉट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने ई की पावर एक्स को, ये जो ई की पावर एक्स है, कोई भी ई की पावर एक्स है, उसको मैंने वाई के बराबर सपोज करवा लिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया। और गौर से देखो, ये जो मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू डीएक्स है, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया dy के बराबर। ये किसके बराबर आ जाएगा, dy के बराबर। और नीचे होल डिवीजन में देखो जरा गौर से कि भाई मैंने y किसके बराबर कहा है, e की पावर x के। तो यहाँ पे भी देखो e की पावर x आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है e की पावर x। तो बेटा e की पावर x का मतलब क्या है, e की पावर x मैंने किसके बराबर सपोज करवाया है, y के बराबर करवाया है। तो इस e की पावर x की जगह पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आगे देखो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का e की पावर नेगेटिव x। अब आप सोच रहे होगे सर हमने तो e की पावर x को y के बराबर कहा है ना, यहाँ पे तो e की पावर नेगेटिव x आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। देखो नॉर्मल सी बात है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कहीं पे a की पावर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसको क्या मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं a की पावर 3 इंटू टू के अंदर, क्योंकि देखो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई है ना अल्टीमेटली। तो वेन एवर पावर पावर क्या होती है, हमेशा दुनिया में मल्टीप्लाई होती है। देखो 3 टू वापस क्या बन जाएगा, a की पावर 6 बन जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर e की पावर नेगेटिव x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है b की पावर -3। तो भाई क्या मैं इसको ऐसे करके नहीं लिख सकता, b की पावर +3 और -1 बाहर शेयर कर दिया मैंने। तो भाई जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पावर पावर वापस से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, b की पावर -3 बन रहा होगा वापस से, नॉर्मल सी बात है। तो सिमिलरली देखो अगर e की पावर नेगेटिव x आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं e की पावर +x और -1 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अल्टीमेटली ये वही चीज बन गई ना। देखो e की पावर x इंटू -1, तो वापस से अगर मैं इसको ओपन करवाऊंगा रिवर्स स्टेप क्या होगा, e की पावर -x। देखो मैथ्स के अंदर कभी भी आप चेक करना चाहते हो कि आया आपने सही काम किया गलत काम किया, हमेशा अपना रिवर्स स्टेप देखा करो। तो रिवर्स स्टेप करने वापस से देखो ब्रैकेट ओपन होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, वापस से ये चीज बन जाएगी। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमने e की पावर x को किसके बराबर कंसीडर करवाया है, y के बराबर। तो होल पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ
यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज, ई की पावर नेगेटिव एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई की पावर में -1, क्योंकि देखो ई की पावर एक्स बराबर है वाई के, और ऊपर वाला -1 एज इट इज का एज इट इज। तो अल्टीमेटली देखो मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर ये बन गया, मगर मैं अभी भी इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अभी भी क्वेश्चन मुश्किल है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना। तो देखो ऊपर y का y एज इट इज, नीचे वाला y का y एज इट इज, और y की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/y इंटू डी वाई का डी वाई एज इट इज का एज इट इज। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या तरीकेकार होगा। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी और करना है। कैसे कि भैया हमारे पास यहाँ पे देखो नीचे क्या है, इस y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, देखो ऊपर y का y एज इट इज, यहाँ पे नीचे चूंकि इस y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे। नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये y अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगा, 1 अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा देखो अब क्या हमने स्टेप क्या करना है कि हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि जब मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास नीचे एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हूं, तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो भैया देखो अभी इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर रहे, इंटीग्रेशन की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं भाई, सिंप्लीफिकेशन बेसिक अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। देखो ऊपर पहले से क्या मौजूद था, y का y, जब ये नीचे से वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएंगी, तो इट विल बिकम y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई का डी वाई एज इट इज। तो भैया अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो क्या बन गया, ये ऊपर बन गया वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, और नीचे आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई का डी वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर अब क्या इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मेरा बेटा अभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। बाय द वे ये जो फॉर्मेट फॉर्म हुआ है ना, ये मेरी डिवीजन की शॉर्टकट नंबर 1 कहलाता है। सही है ना, कि ऊपर नीचे वेरिएबल की पावर्स का सिमिलर होना। तो हम इसको प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड पे सॉल्व करते हैं। कल को जब एप्टीट्यूड क्लास मुझसे लोगे ना, वहां पे मेथड में पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल आपके लेवल के ऊपर बहुत सिंपली वे में बताऊंगा कि देखो अभी जब मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई। अभी देखो अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है, मैं अभी भी इस क्वेश्चन के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो दो टर्म्स सिंपल डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे दो टर्म्स क्या हो रही है, सिंपली डिवाइड हो रही है। आई कैन नॉट यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला हियर एज वेल। मैं अभी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकता। तो सर आप क्या करेंगे, भाई देखो यहाँ पे अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी भी इंटीग्रेशन चूंकि अप्लाई नहीं हो सकती, तो अभी भी हमें अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। कैसे करेंगे भाई, ये जो फॉर्मेट कहलाता है ना, ये मेरा बड़ा मशहूर फॉर्मेट होता है, इसको मैं कहता हूँ डिवीजन शॉर्टकट नंबर 1। यानी कि कभी भी ऊपर वेरिएबल की और नीचे वाले वेरिएबल की पावर सिमिलर हो, जैसे ऊपर अब मेरे पास वाई स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी वाई स्क्वायर आ रहा है, कभी भी ऊपर नीचे वेरिएबल की पावर सिमिलर हो जाए ना, तो ऐसे एल्जेब्रिक टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। यानी कि देखो नीचे जो भी कांस्टेंट आ रहा है ना, मैं उसको ऊपर प्लस और माइनस की फॉर्म में लेकर आऊंगा। यानी कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो ऊपर मेरे पास क्या था वाई स्क्वायर, या नीचे मेरे पास क्या आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस का 1। तो नीचे मेरे पास कांस्टेंट क्या है, प्लस का 1। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, एलसीएम ब्रेक करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी सेम कांस्टेंट वैल्यू प्लस और माइनस की फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे फायदा क्या होगा, बेटा फायदे फायदा है इससे। कैसे, क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करवाऊंगा तो मैं एक जैसी टर्म्स को एक साथ कर दूंगा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई। तो भाई हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से अपना एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करना सबको आता है ना भैया, कि मैंने इन दो टर्म्स को एक साथ रखा, उस -1 को अलग हटा दिया। जब कभी आप एलसीएम ब्रेक करते हैं और वैल्यूज प्लस या माइनस की फॉर्म में होती है, तो नीचे वाली वैल्यू हर एक के साथ लिखी जाती है। अगेन दूसरी जमात का एक कॉन्सेप्ट है, दूसरी जमात में पढ़ाया जाता है। सही है ना भैया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे सिंपली वे में सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, कि देखो वाई स्क्वायर प्लस का 1 से नीचे वाला वाई स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 1, और होल डिवीजन में क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का 1, और ऊपर क्या मौजूद है, डी वाई का डी वाई एज इट इज का एज इट इज। ऊपर क्या मौजूद है बेटा हमारे पास, सिंपल तरीके से डी वाई का डी वाई एडिटिस का एडिटिस। अब आप सोच रहे होंगे सर अब क्या करेंगे, भाई अब बहुत सिंपल सा काम है। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई करवा के सॉल्व करवा लेंगे। इंटीग्रेशन एक दफा 1 पे अप्लाई हो जाएगी, और फिर इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय
वाई स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी वाई के ऊपर। देखो वन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, मैं पूरे क्वेश्चन को भी रिपीट भी कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो वन एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी होती है ना, वो पर्टिकुलर वेरिएबल वहां पे लिख दिया जाता है। नॉर्मल सी बात हो गई, सही है ना। आगे माइनस का साइन, रेडिस का रेडिस। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे लेंगे सर, ये तो वन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, सर पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, सर एलन शॉर्टकट फेल हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद करो चौथा स्टेप क्या था, चौथी चेकलिस्ट क्या थी मेरी, चेकलिस्ट मेरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, पावर फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाएगा, होल टर्म की पावर वन है, एलन शॉर्टकट फेल हो जाएगा, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चौथी चेकलिस्ट क्या थी हमारी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में याद करो, तो भाई सिंपल तरीके से जरा गौर से बात को समझो कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है। तुम्हारे पास चौथी चेकलिस्ट के अंदर फॉर्मूला कौन सा था, इंटीग्रेशन के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था। तो क्या फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है कि भाई ये तुम्हारे पास कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर वन डिवाइडेड बाय वन प्लस फंक्शन का स्क्वायर आ जाए इंटू डीएक्स का डीएक्स, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वन डिवाइडेड बाय ए इंटू टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के बराबर होता है। तो भैया गौर से देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीज तो फॉर्म हो रही है, वन डिवाइडेड बाय फंक्शन का स्क्वायर प्लस का वन किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वन डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे मेरा ए किसके बराबर है, वन के बराबर है, तो बेटा बेटा सिंपल ए की जगह पे वन आ गया। आगे क्या हो जाएगा, टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स, मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या है, वाई का वाई है, डिवीजन में ए की वैल्यू क्या है, वन के बराबर, और आगे प्लस का सी एज इट इज का एज इट इज। तो भैया ये क्या बन गया, ये हो गया वाई माइनस का टेंजन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय वन, या सिंपल वाई रहने दो, प्लस का सी किसके बराबर आ गया, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि y हमने खुद से सपोज करवाया है। ओरिजिनली y की वैल्यू किसके बराबर थी, e की पावर x के बराबर थी। तो मैं क्या कह सकता हूं, फाइनली रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यूज। बेटा ये शॉर्ट वर्ड्स को लिखना जरूरी है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलेंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आप अगर चाहते हो 100 नंबर्स देना पूरे, तो इसके लिए शॉर्ट वर्डिंग को लिखना जरूरी है। रिप्लेसिंग बैक दी y वैल्यू, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू। बेसिक इंग्लिश के जुमले होते हैं, दूसरी क्लास का बच्चा भी लिख सकता है। तो बेटा y की वैल्यू किसके बराबर थी, e की पावर x के बराबर थी, तो y को e की पावर x से रिप्लेस करवा दिया। आगे क्या आ जाएगा, टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स, y की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस का c एडिस का एडिस। ये फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इनकेस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, एक एक तरीके से बताया कि भाई क्यों इस क्वेश्चन पे नॉर्मल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते थे। देखो एलन शॉर्टकट फेल हो गया, पावर फॉर्मूला फेल हो गया, नेचुरल एक्सपोनेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना होता है, कभी भी अगर इंटीग्रेशन फेल हो रही हो, तो हम सिंपल वे में क्या करते हैं बेटा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं, बेसिक एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो देखो मैंने पहला काम क्या करा था, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, मैंने क्या करा, ई की पावर टू एक्स को ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स में ब्रेक करा, उसके बाद सिंपल ई की पावर एक्स को वाई पे सपोज करवा लिया, और फिर जहां जहां वाई जहां जहां ई की पावर एक्स आ रहा था उसको वाई से रिप्लेस करवा दिया। अब बेसिक वे में सिंप्लीफिकेशन कैसे करी, कि देखो वाई की पावर नेगेटिव वन का मतलब क्या, उसको ऊपर से नीचे भेज दिया, तो वन बाय वाई बन गया। बेसिक एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एक से ज्यादा टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हुई थी, नीचे से ऊपर जाके क्या हो गई, रेसिप्रोकेट फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में चली गई। नॉर्मल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। अब क्या किया बेटा, सिंपल तरीके से देखो, ऊपर बन गया वाई स्क्वायर, नीचे आ गया वाई स्क्वायर प्लस का वन। अब हमने बेसिक वे में एक और काम क्या किया यहाँ पे, कि भैया हमने कहा कि देखो हमारे पास ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस का वन। ये वाला काम लाजमी तौर पे समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस मेथड को बाय द वे मेरा डिवीजन शॉर्टकट नंबर वन कहते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। कल को एप्टीट्यूड की क्लासेस मुझसे लोगे, वहां पे सीखोगे कि बेटा देखो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऊपर जो फंक्शन आ जाए और नीचे जो फंक्शन आ जाए, दोनों की पावर सिमिलर हो, और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत आता है, यहां से स्टेप, ये एमसीक्यूज में बेतहाशा क्वेश्चन आता है। लेट सपोज क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले बेसिक एल्जेब्रिक मेथड पे सिंप्लीफाई करवाते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, देखो ऊपर भी अगर फंक्शन का पावर और नीचे वाले फंक्शन की पावर सिमिलर आ रही है और साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो भैया सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। तो ऊपर भी मैं सेम कांस्टेंट बनाऊंगा और जो नीचे मौजूद है, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए होगा, प्लस का थ्री। तो जाहिर सी बात है बेटा, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर मुझे प्लस का थ्री ऊपर चाहिए, तो मैथ्स मुझसे कहता है कि भाई खाली प्लस का थ्री ऊपर नहीं लाओगे, तुम्हें नेगेटिव का थ्री भी ऊपर लाना पड़ेगा, और फिर तुम इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, इवेंचुअली ब्रेक करवाओगे, इसी तरीके से एलसीएम ब्रेक करोगे, और फिर इंटीग्रेशन को दोनों टर्म से अप्लाई करवा रहोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि देखो
यहाँ पे मेरे पास था ऊपर वाई स्क्वायर था, नीचे वाई स्क्वायर प्लस का वन था, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ऊपर भी प्लस का वन चाहिए था। बट मैथ्स क्या कहता है कि भाई मैथ्स तुम्हारे अब्बा जान की नहीं है, मैथ्स हमसे कहती है कि अगर ऊपर तुम्हें प्लस का वन चाहिए तो बेटा साथ में माइनस का वन भी लेकर आओगे। तो हमने यही काम करा। इसके बाद हमने क्या करा, सिंपल एलसीएम ब्रेक कर दिया। ये वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन वाली टर्म को एक साथ रहने दिया, और ये नेगेटिव का वन डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस का वन एक साथ लिख दिया। सही है ना? ये बात तो बहुत सिंपल सी। एलसीएम कैसे ब्रेक करते हैं कि देखो, कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो टर्म्स या दो से ज्यादा टर्म्स आपस के अंदर प्लस या माइनस की फॉर्म में होती है ना, जब एलसीएम ब्रेक करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली जाती है। नॉर्मल सी बात है। क्लियर है भैया? अब आगे क्या करा भाई, जब आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, अब आपने इंटीग्रेशन को बारी बारी टर्म्स पे अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन पहली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई हुई, दूसरी टर्म पे अलग अप्लाई हुई, और फिर सिंपल वे में हम लोगों ने यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मुला अप्लाई करवाया, और फाइनली मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 बेतहाशा इंपॉर्टेंट है पेपर में 4 नंबर के लिए आने के लिए। ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड लेवल पे भी बहुत आता है। सही है ना भैया? तो अगर एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो काइंडली स्टार्ट कर दीजिए। एनईटी का इस दफा टेस्ट जून के अंदर होगा बेटा। एनईटी का इस दफा टेस्ट जून के अंदर होगा, और अब से एनईटी के टेस्ट जून के अंदर हो रहे होंगे, और राउंड 2 जुलाई में हो रहा होगा। नस का राउंड 1 फरवरी के अंदर है। राउंड सॉरी, नस का नेट 2 फरवरी के अंदर है। नेट 3 आपके पास अप्रैल के अंदर है। नेट 4 आपके पास अगेन जून एंड जुलाई के अंदर है। फास्ट का टेस्ट जून के एंड जुलाई के स्टार्ट के अंदर होगा। आईबीए का राउंड 1 फरवरी के अंदर है। राउंड 2 आपके पास जुलाई के अंदर आ रहा होगा। तो बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो एक गोल्डन चांस है एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करने का, अभी से करना स्टार्ट करो। आपकी परसेंटेज अगर कम भी है इन फर्स्ट ईयर के अंदर, कोई मसले की बात नहीं है। टेस्ट विल प्ले द क्रूशियल रोल इन एप्टीट्यूड एग्जाम, बिकॉज द हायर मार्क्स यू विल स्कोर इन द टेस्ट, द हायर चांसेस यू हैव इन ऑर्डर टू गेन एन एडमिशन। तो रिमेंबर दिस थिंग बेटा, जितने ज्यादा मार्क्स आप एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के। सही है ना भैया? खैर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, मासूम सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भैया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ई की पावर cosec 2x प्लस का 1 इंटू cosec 2x इंटू cot 2x। देखो भैया, दो फंक्शन मासूम से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं भैया, सिंपल सी चीज है। पहले सबसे पहला काम एक अच्छे बच्चे का क्या होता है, क्वेश्चन अगर शॉर्ट के लिए आ रहा है तो आप उसको एक दफा तरीके से लिखो। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है cosec 2x प्लस का 1, और आगे नीचे क्या गिवन है, नीचे मुझे आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से cosec 2x इंटू cot 2x। ये तो साफ दिख रहा है कि यार मैं हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव मौजूद है नीचे, सिंपल तरीके से डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो भैया एग्जामिनर क्या कह रहा है, ई की पावर cosec 2x प्लस का 1 इंटू cosec 2x इंटू cot 2x। तो भैया देखो, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी मेरे पास पर्टिकुलरली मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। देखो जब आप पेपर में बैठे होगे ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो अगर पेपर में बैठे बैठे आपको लग रहा हो ना कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला आपके जहन में आ जाए, तो अपने मुंह पे रख के चमाड़ मारिएगा। इसका मतलब क्या है, आप बैक रहे हो। बेटा इंटीग्रेशन में ना कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है, ना कोई डिवीजन फॉर्मूला है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के मेथड्स हैं दैट आर नोन एज बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर ये जहन में रखिएगा, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई और मेथड होगा। अब पावर फॉर्मूला चेक कर लेंगे भाई, क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, साफ देख रहा नहीं हो सकता भाई। होल टर्म की पावर 1 है, बाहर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा होल टर्म का। अच्छा भाई, एलन शॉर्टकट तो वैसे ही फेल हो गया, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला फेल हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आ गया फाइनली। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या कहता है, देखो कभी भी एक्सपोनेंशियल अगर दिख जाए ना, तो हमेशा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को अलग से ले जाके देख लो कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। देखो ई की पावर cosec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं सिर्फ ई की पावर cosec 2x का डेरिवेटिव देखूं ना, वो तो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ई की पावर cosec 2x का डेरिवेटिव होगा ई की पावर cosec 2x प्लस का 1, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो cosec 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा हमारे पास cosec का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का cosec इंटू कॉट, नेगेटिव का cosec इंटू कॉट, और प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सही है ना भैया? तो इसका मतलब क्या है कि देखो, हमारे पास डायरेक्टली e की पावर cosec 2x का डेरिवेटिव नहीं है। हाँ, e के ऊपर जो फंक्शन आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव हमारे पास जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हम पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवाते हैं। कैसे? कि देखो मुझे मालूम है cosec 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा। cosec का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का cosec 2x इंटू cot 2x। हमें मालूम है ना भैया, cosec 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का cosec इंटू cot, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का
डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि देखो मेरे पास डायरेक्टली इस नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाँ इसके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, कि cosec 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का cosec इंटू कॉट, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 के बराबर होगा। तो यानी कि बाहर मेरे पास देखो cosec 2x और cot 2x तो मौजूद है, 2 नहीं मौजूद है, नेगेटिव का 2। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे बेटा, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो सिंपल तरीके से भैया हमने क्या करना है, नेगेटिव 2 से डिवाइड करवाया, नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इट विल बिकम ई की पावर cosec 2x प्लस का 1 एज इट इज। और यहां पे देखो आगे क्या मौजूद है, आगे मौजूद है हमारे पास सिंपली cosec 2x इंटू कॉट 2x, और आगे 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 के बराबर इंटू dx का dx है ना, सॉरी नेगेटिव का 2 ना, क्योंकि नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, कि मेरे पास e की पावर में जो फंक्शन आ रहा था ना, अल्टीमेटली मैंने उसका डेरिवेटिव क्या करवा दिया, पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब मैं फाइनली इसको सपोज करवा सकता हूं y के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट y इज इक्वल टू cosec 2x प्लस का 1, सही है ना भाई, क्योंकि मैंने फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, तो y को सपोज कर लिया। अब मैं सिंपल तरीके से क्या लूंगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगा x के रिस्पेक्ट से। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cosec 2x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, हमें मालूम है cosec का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का cosec इंटू कॉट, नेगेटिव का cosec इंटू कॉट, और 1 का डेरिवेटिव सॉरी फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो भाई ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट इट विल बिकम नेगेटिव का cosec 2x इंटू कॉट 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया ऑब्वियसली। तो ये dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। तो इट विल बिकम नेगेटिव का हाफ इंटीग्रेशन का सिंबल, e की पावर में क्या आ जाएगा, देखो हमने कंप्लीट वैल्यू को, ये cosec 2x प्लस 1 को किसके बराबर सपोज कर लिया, y के, तो e की पावर में आ जाएगा y का y। यहाँ पे देखो भैया cosec 2x इंटू कॉट 2x इंटू माइनस का 2 इंटू dx किसके बराबर है, भाई ये कंप्लीट टर्म हमने सपोज कर ली है dy के बराबर, तो यहाँ पे dy आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अब आप कर दो, इजीली सॉल्व कर लोगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का हाफ एज इट इज, e की पावर y का डेरी इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर y की इंटीग्रेशन कैसे चेक करेंगे, देखो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये कहता है पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से e की पावर y का y एरिडेज आ जाएगा, प्लस के c के ऊपर आंसर आ गया। लास्ट में आप अपने y की वैल्यू को वापस यहाँ पे प्लॉट बैक करवा दोगे। बेटा मैं स्टेप्स को खा रहा हूं, मैंने प्रॉपर्ली क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया था, सही है ना भैया। तो e की पावर y क्या बन जाएगा, e y की वैल्यू किसके बराबर है, y की वैल्यू बराबर है cosec 2x प्लस 1 के, प्लस के c के साथ हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल वे में बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 के ऊपर। ये क्वेश्चन कॉमन एक्सपोनेंट के ऊपर आ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एक कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है, इसको सॉल्व करो। ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था यार। डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, इसका डायरेक्टली आंसर होगा 3 की पावर x डिवाइडेड बाय ln 3 प्लस के c के, मतलब सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। बस खैर आपको एग्जामिनर ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करने के लिए दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन एक्सपोनेंट। हमें कैसे पता चला कॉमन एक्सपोनेंट आ रहा है, देखो किसी भी कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा हो ना, इसको हम कॉमन एक्सपोनेंट कहते हैं। अब कॉमन एक्सपोनेंट के अंदर करना क्या है कि देखो जिस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको y पे सपोज कर लोगे, भाई किसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होगा, तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट y इज इक्वल टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो भैया dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx के बराबर आ जाएगी। तो बेटा ये क्या बन गया, ये हो गया इंटीग्रेशन 3 की पावर y इंटू डी वाई। इसका अगर आप सिंपल तरीके से कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया कॉमन एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है कि देखो पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो सिंपल तरीके से एज इट इज कॉमन एक्सपोनेंट को लिख देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, ln का ln, और जो भी कॉमन नंबर था वो ln का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के c के साथ आंसर आ गया। लास्ट में जहां जहां y आ रहा है वहां y की वैल्यू को प्लॉट करवा दोगे। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन,
बिल्कुल पार्ट नंबर बाय द वे 8 की तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को एज अ गिफ्ट के तौर पे मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चन क्या है, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वीडियो को तमाम बच्चे स्टॉप करेंगे, स्टॉप और ये खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। भाई कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कोई मसले की बात नहीं है। साइन का डेरिवेटिव भी गिवन है, पावर में कॉस का डेरिवेटिव भी गिवन है। सिंपल वे में सॉल्व करोगे भैया, सिंपल वे में पहले देखो नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है, इसका डेरिवेटिव देख लो ना। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव है आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 1 आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स के बराबर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स के बराबर, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 के बराबर। तो देखो बाहर आपको एग्जैक्ट डेरिवेटिव गिवन है। सिंपल तरीके से ये जो फंक्शन आ रहा है इसको आप y के ऊपर सपोज करोगे, y पे सपोज करवाओगे, सही है ना। फिर इसको उठा के अपने ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का अप्लाई करोगे और लास्ट में वापस y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 मेरे ख्याल में बच्चों की तरह आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा ई की पावर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 1 प्लस का सी। विद इन सेकंड यार, मैंने मगर सॉल्व के बगैर आपको बता दिया आंसर क्या होगा, सही है ना भाई। तो इस तरीके से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर या इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आज की क्लास में कंप्लीटली सॉल्व करा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के भैया, आपको जो जो एक्सरसाइजेस मैं करवाता जा रहा हूँ खुदा रहा उनकी बैठ के प्रैक्टिस करें। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू हैव द चांस टू स्कोर गुड मार्क्स इन एन एग्जाम। तो रिमेंबर दिस थिंग, कुछ क्वेश्चंस को मैं स्पेशली मार्क करवाता हूँ, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मैंने 3 6 7 8 करवाया था ना मार्क, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट नंबर जो हमारे पास था 7, आई गेस पार्ट नंबर 7 था ना, हाँ पार्ट नंबर 7 वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर बाकी क्वेश्चंस की 10 दफा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 7 की 50 दफा प्रैक्टिस करनी है आपने। इट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सही है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करें। एप्टीट्यूड का न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोल करवा सकते हैं आप लोग। जस्ट तमाम उसमें चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसमें आईक्यू की क्लासेस भी होंगी, इंग्लिश की भी होंगी, कंप्यूटर की भी होंगी, केमिस्ट्री की भी होंगी, मैथ्स की भी होंगी, फिजिक्स की भी होंगी, बायोलॉजी की भी होंगी फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स। तो आप इधर प्रिपेयरिंग फॉर द नस्ट आईबीए फास्ट एनईडी लम्स जीआईकेआई दाऊद एसएमसी डॉ केएमसी और आ खान यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आप आराम से बैठ के घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। आपको किसी कोचिंग माफिया के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई दोस्त किसी कोचिंग में बैठा हुआ है तो वो भी बेटा मेरे लेक्चर से ही पढ़ेगा एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह। ये गारंटी है आपको मेरी, क्योंकि वहां पे कोचिंग में समझ का कुछ नहीं आना, सही है ना बेटा। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे, उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। आशिम जिया साइनिंग ऑफ।